So hello students, welcome to GEMS Orbit. So today we are going to solve some objective questions. So as you all know, objective questions form a substantial portion of your examination, and about 16 questions are asked from history, civics, geography and economics. So this is the very scoring portion for your examination. You get 1 marks for each correct answer. तो लेट्स सॉल्व टुडे पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का आज हम करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। पावर शेयरिंग चैप्टर हम पढ़ तो चुके ही हैं, हमने देखा था पूरा चैप्टर डिटेल में। हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़े थे, हमने बेल्जियम की और श्रीलंका की केस स्टडी पढ़ी थी। तो उसी के आधार पर उस पर हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम सॉल्व्ड इट्स प्रॉब्लम सक्सेसफुली बाय। अब बेल्जियम का हमने केस स्टडी, जब केस मॉडल पढ़ा था तो हमने उसमें सारी चीज़ें देखी थी, उसका पॉपुलेशन कंपोजिशन देखा था, और लास्ट में हमने देखी थी वहाँ पे क्या क्या टसल थी, किन दो कम्युनिटी के बीच में टसल थी। दो मेजर कम्युनिटी थी वहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे, एक डच थी एक फ्रेंच थी। तो बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? तो पहला तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन ये है कि बेल्जियम के पास प्रॉब्लम थी क्या। तो बेल्जियम के पास जो प्रॉब्लम थी वो थी अलग अलग कम्युनिटीज के एकोमोडेशन की। हमारे पास दो कम्युनिटीज थी, डच थी और हमारे पास फ्रेंच थी। तो डच स्पीकिंग जो थे वो कंट्री में क्या थे, कंट्री में ऑल ओवर द कंट्री डच स्पीकिंग जो मेजॉरिटी में थे, और फ्रेंच जो थे वो माइनॉरिटी में थे। लेकिन कैपिटल में इसका उल्टा हो रहा था, कैपिटल में जो थे वो डच माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच मेजॉरिटी में थे, और फ्रेंच कम्युनिटी जो थी वो रिच एंड पावरफुल थी। तो क्या वहाँ पे मैकेनिज्म अपनाया गया? हमने देखा था वहाँ पे मैकेनिज्म क्या हुआ कि वहाँ पे दे डेवलप दी पावर शेयरिंग मैकेनिज्म। यस, उन्होंने ये किया था। उन्होंने पावर शेयरिंग मैकेनिज्म कैसे लाए थे कि वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कम्युनिटी गवर्नमेंट में, कैपिटल में और कंट्री में डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था। वहाँ पे कहा गया था कि मिनिस्टर्स जो होंगे गवर्नमेंट में वो इक्वल होंगे। दूसरा, रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, क्योंकि वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था तो वहाँ पे ये बहुत ऑब्वियस है कि वहाँ पे जो अलग अलग कम्युनिटीज थी उनके इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट किया गया था। और इतना ही नहीं, वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट वो थी जहाँ पे हर कम्युनिटी से एक एक मेंबर जो था वो चूज होता था। एंड तीसरा है रिजेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब इन्होंने क्या करा था कि किसी भी एक कम्युनिटी को, किसी भी एक कम्युनिटी के विल को दूसरी कम्युनिटी के ऊपर इम्पोज नहीं किया था। तो ये काम भी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ कि बेल्जियम सॉल्व्ड इट्स प्रॉब्लम सक्सेसफुली बाय ऑल ऑफ द अबव। उन्होंने ये पहला पावर शेयरिंग मैकेनिज्म को डेवलप किया। दे रिस्पेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड दे रिजेक्टेड द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इज करेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट जो है पावर शेयरिंग के लिए करेक्ट है? उसमें हमारा पहला आता है कि पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स। कि क्या पावर शेयरिंग हमारे पास उन्हीं सोसाइटीज के लिए जरूरी है जहाँ पे डिविजन्स अपेरेंट है, जहाँ पे डिवीजन जो है वो अपेयरिंग है, कि दिख रहा है हमें कि यहाँ पे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर को, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो सिर्फ जहाँ पर ऐसा डिवीजन होगा वहीं पावर शेयरिंग होनी चाहिए, और पावर शेयरिंग कहीं नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास है, पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन। की जो बड़े बड़े देश हैं सिर्फ उनके पास पावर शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रीजन्स की डिवीजन है। वहाँ पे क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं तो वहाँ पे वो कंट्रीज रीजन्स में बटी हुई हैं। जैसे श्रीलंका बटा हुआ था, जैसे इंडिया बटा हुआ है रीजन्स में, जैसे बेल्जियम बटा हुआ था। या तीसरा, एवरी सोसाइटी नीड सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। कि हर सोसाइटी को पावर शेयरिंग चाहिए, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, चाहे उसमें रीजनल डिवीजन है या नहीं है। या डी, पावर शेयरिंग इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो ये तो सबसे पहले इसको तो हम हटा ही देते हैं कि पावर शेयरिंग इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, ये तो है ही नहीं। पावर शेयरिंग जरूरत तो है हमारे पास पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग की डिजायरेबिलिटी क्या है वो हमने अच्छे से पढ़ी थी। तो पावर शेयरिंग जरूरत है, तो पहला आंसर तो हमारे पास एक्सक्लूड हो गया कि इसकी तो जरूरत है ही नहीं। अब हमारे पास तीन में से बचता है, इन तीन में से मोस्ट सुटेबल और करेक्ट कौन सा है? तो सबसे सुटेबल और करेक्ट इसमें है मेरे पास सी। सी इसका आंसर है कि हर सोसाइटी को पावर शेयरिंग चाहिए होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वहां पे डिविजन्स हो या ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि हर वो सोसाइटी जहाँ पे रिलीजन, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन है उनको तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऐसा ही नहीं सिर्फ इन्हीं सोसाइटीज में हो या इन्हीं कम्युनिटीज में चाहिए जहाँ पे डिविजन्स हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को पावर शेयरिंग मैकेनिज्म की जरूरत है जहाँ पर सिर्फ रीजनल डिवीजन है और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। तो हमारे इसके पास करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास?
थर्ड कि एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। तो सोशल डिविजन्स हैं या नहीं, छोटी है या बड़ी, पावर शेयरिंग चाहिए मुझे स्मूथ गवर्नेंस के लिए, पावर शेयरिंग चाहिए मुझे हार्मनी के लिए, पीस के लिए, लोग आपस में अच्छे से रह पाए और पावर सबके पास बटी हो। अब चाहे वहाँ पे डिवीजन है या नहीं, लोग तो हैं वहाँ पे, पावर तो सबको चाहिए। पावर शेयरिंग इसलिए हमारे पास जरूरी है ताकि हमारी कंट्री का, हमारी कम्युनिटी का स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, स्मूथ गवर्नेंस हो सके। थर्ड आते हैं प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेसेस मोर ऑन प्रूडेंशियल रीजन। तो हम प्रूडेंशियल रीजन की जब बात करते हैं तो हमने पावर शेयरिंग के दो रीजन पढ़े थे, एक पढ़ा था प्रूडेंशियल, एक पढ़ा था हमने मॉरल। तो प्रूडेंशियल रीजंस में हमारे पास क्या था, प्रूडेंशियल रीजंस में हमारे पास ये था कि पावर शेयरिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। हमने देखा था एग्जांपल, हमने श्रीलंका और बेल्जियम का जब एग्जांपल देखा था तो हमने वहाँ क्या देखा कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग हुई नहीं, श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को अपनाया गया। तो वहाँ पर क्या हुए, वहाँ पे सिविल वॉर हुआ, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। तो हमने देखा था कि प्रूडेंशियल रीजंस एडवोकेट करते हैं, प्रूडेंशियल रीजन बताते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, क्यों वहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सिविल वॉर ना हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना आए। तो पहला है हमारे पास पोटेंशियल रीजन पावर शेयरिंग का, दैट रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। जी हाँ, ये हमारे पास पोटेंशियल रीजन है कि हमने पढ़ा था कि अगर पावर शेयरिंग होगी तो हमारे पास क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। मानिए जब लोगों को आपस में एक दूसरे से दिक्कतें ही नहीं होंगी, पावर शेयरिंग होगी तो वहाँ पे जो है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। दूसरा है फेयर चांस टू माइनॉरिटी, ये भी है हमारे पास कि अगर पावर शेयरिंग होती है तो कोई भी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो अपनी विल इम्पोज नहीं कर पाती दूसरी कम्युनिटी पर। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो कि नंबर में, जो कि पॉपुलेशन में कम है, उनको भी इक्वल चांस और फेयर चांस मिलता है रिप्रेजेंटेशन का, जो कि श्रीलंका में नहीं हुआ पर बेल्जियम में हुआ। और तीसरा ब्रिंग इंस्टेबिलिटी टू दी पॉलिटिकल ऑर्डर, ये भी हमारे पास प्रूडेंशियल रीजन है कि अगर पावर शेयरिंग होगी तो पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी रहती है, कंट्री जो है वो इफेक्टिवली रन करती है और पॉलिटिकली स्मूथ हो जाती है कंट्री में बार बार हमें टसल्स नहीं देखने पड़ते, हमें वॉर नहीं, सिविल वॉर नहीं झेलने पड़ते, हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलते। तो हमारा जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो बहुत स्टेबलाइज रहता है, वो बहुत शांत रहता है। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या हो गए हमारे पास, प्रूडेंशियल रीजन हो गए हमारे पास सारे के सारे, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड में। Prudential reason of power sharing stresses more on all of these, so correct answer for this question is D। यही हमारे पास सारे जो है प्रूडेंशियल रीजन थे। मॉरल रीजन हमारे पास थे, क्या थे, मॉरल रीजन पे भी नजर डाल देते हैं एक बार। मॉरल रीजन थे हमारे पास कि जो पावर शेयरिंग में, पावर शेयरिंग मैकेनिज्म जरूरी इसलिए है कि जो लोग गवर्न हो रहे हैं, जो गवर्न है, एटलीस्ट उनको पता तो रहे, एटलीस्ट उनको पता तो रहे कि पावर शेयरिंग में जो पावर है वो किसके पास कॉन्सेंट्रेटेड है। और अगर सबको मिल रही है, जो लोग गवर्न होंगे, जिन लोगों को गवर्न होना है, उन कम्युनिटी को कम से कम इतना तो हक रहे कि वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाए और वो भी गवर्नमेंट के डिसीजन में, वो भी कंट्री की डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में कुछ से रख पाए। तो हमारे पास दो रीजन थे, प्रूडेंशियल रीजन था हमारे पास और हमारे पास थे मॉरल रीजन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास ए बिलीफ that a majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority is। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देख के ही हमें पता चल रहा है कि एक ऐसा बिलीफ जिसमें कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो कंट्री को रूल करे जिस भी तरीके से वो चाहे, जैसा उनका मन हो मेजॉरिटी कम्युनिटी वैसे रूल करे। मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन, मेजॉरिटी कम्युनिटी वो कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जो कि नंबर में एक पर्टिकुलर कंट्री में ज्यादा है, तो वो कम्युनिटी जैसे भी चाहे वैसे रूल करे कंट्री को। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके विशेज और नीड्स को डिसरिगार्ड करे, मतलब उनकी विशेज और नीड्स पे ध्यान ना दे। तो इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को, ऐसी पॉलिसी को, ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, ऐसी गवर्नमेंट को हम कहेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट। और इसका एग्जाम्पल हमने अच्छे तरीके से कहाँ देखा था, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था श्रीलंका में। श्रीलंका में इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था कि श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अपनाई। वहाँ पे जो तमिल्स थे उनकी विशेष को, उनकी नीड्स को सप्रेस किया गया और सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले थे, सिन्हालीज जो थे, उनकी विशेष को इम्पोज किया गया। तो मेरे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेजॉरिटेरियनिज्म। फिफ्थ मेरे पास आता है आइडेंटिफाई द मेजर सोशल ग्रुप दैट कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। अब हमने पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका का कंपोजिशन देखा था, पॉपुलेशन में दो थे, वहां पे एक था सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले सिन्हालीज और दूसरे थे मेरे पास तमिल्स। तमिल्स में भी फिर मेरे पास दो तरीके के थे, एक थे मेरे पास इंडियन तमिल्स
और एक थे मेरे पास नेटिव तमिल्स, जो कि जिनको हम श्रीलंकन तमिल्स भी कहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स। तो मेजर सोशल ग्रुप वहां पे कौन सा था? मेजर सोशल ग्रुप हमने देखा था वहां पे सिन्हालीज थे, क्योंकि सिन्हालीज जो थे वो 74% थे और तमिल्स जो थे वो 18% थे। तो मेरे पास मेजर सोशल ग्रुप कौन हो गया? मेजर सोशल ग्रुप थे मेरे पास सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले सिन्हालीज। तो हमारे पास वहाँ पे कौन हो गए? हमारे पास मेन वहाँ पे मेजर सोशल ग्रुप जो था श्रीलंका की पॉपुलेशन में मेजर सोशल ग्रुप जो थे वो हमारे पास सिनालास थे। सिनालीज की पॉपुलेशन जो है वो 74% थी, तमिल्स की पॉपुलेशन जो है वो 18% थी। तमिल में भी फर्दर दो सोशल ग्रुप थे, एक था इंडियन तमिल्स, जो कि इंडियन तमिल्स वो थे जिनके फोर फादर्स जो थे वो कॉलोनियल पीरियड में एज अ प्लांटेशन वर्कर्स फ्रॉम इंडिया गए थे, इंडिया से गए थे श्रीलंका एज अ प्लांटेशन वर्कर्स। और श्रीलंकन तमिल्स थे हमारे पास वो तमिल्स जो कि श्रीलंका के रहने वाले थे, जो कि नेटिव तमिल्स थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन है? सिनाला, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी 74%। सिक्स्थ है मेरे पास, इन इंडिया पावर शेयरिंग मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। अब इंडिया में पावर शेयरिंग मैकेनिज्म में कौन सा ऑर्गन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता? तो सबसे पहले मैं बात करूं लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये तो मुझे पता ही क्या है। अगर मैं सीधा देखूं, इंडस्ट्री को हटा दूं पहले और देखूं कि मेरे पास लेजिस्लेचर लिखा हुआ है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है, तो ये क्या है? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, और हमने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होती है। भाई गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए तो ऑब्वियसली है कि पावर शेयरिंग हो गई। इस पावर शेयरिंग को मैं क्या कहता हूं? इस पावर शेयरिंग को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं हम इसको। तो इसका मतलब जो है लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो तो मेरे यहाँ पावर शेयरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है मेरे यहाँ वो पावर शेयरिंग में? क्यों? क्योंकि वो तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के इंपॉर्टेंट फीचर है, वो तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि हमारी गवर्नमेंट के वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में काम करते हैं। तीन डिफरेंट ऑर्गन है, तो कौन सा यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा हो गया? यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया मेरे पास इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री जो है वो पावर शेयरिंग मैकेनिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। तो मेरे पास करेक्ट आंसर क्या है? इंडस्ट्री। अब हमारे पास सेवेंथ क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज। हमने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। मैंने इसके दो रीजंस भी पढ़े थे, कि हमारे पास मॉरल रीजंस का सेट था, एक हमारे पास प्रूडेंशियल रीजंस का सेट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि एक चीज जो है पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है वो बार बार रिपीट हुई है। क्या? सबसे पहले क्यों डिजायरेबल है पावर शेयरिंग? क्योंकि बिकॉज इट रिड्यूस दी पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, की हम मेरे पास अगर पावर शेयरिंग होती है तो मेरे पास पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट के चांस बहुत कम हो जाते हैं, इनफैक्ट खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर पावर शेयरिंग रहेगी तो किसी ग्रुप को किसी से जो है वो टेंशन नहीं होगी आपस में। जब टेंशन नहीं होगी तो मेरे पास क्या होगा? तो मेरे पास पॉसिबिलिटी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी पॉसिबिलिटीज एकदम खत्म हो जाएगी। ये मेरा करेक्ट आंसर है। एट्थ है, व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का हमने दो बार पढ़ा है। कोलिशन गवर्नमेंट को, कोलिशन गवर्नमेंट हमने पढ़ी है कहाँ? फेडरलिज्म चैप्टर में भी पढ़ी है कोलिशन गवर्नमेंट हमने पढ़ी है, पावर शेयरिंग में भी पढ़ी है, और कोलिशन गवर्नमेंट हम पॉलिटिकल पार्टीज में भी पढ़ रहे हैं। तो क्या होती है कोलिशन गवर्नमेंट? हमने बताया था कि कोलिशन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर क्या हो, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में अगर मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? वो और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके अलायंस बना लेती है, हाथ मिला लेती है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म ना करके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है अलायंस में। तो इसमें जो पावर शेयरिंग हो रही है वो किसके बीच में हो रही है? वही, इसमें जो पावर शेयरिंग है वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो रही है, कि एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो मेजोरिटी मिली नहीं पर गवर्नमेंट तो बनानी है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने 4 5 3 4 जितना भी मन किया उतनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके अलायंस बना लिया, और जो सरकार बनी उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट में पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप? नहीं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट तो भी बनानी है। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? नहीं, वो तो हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है मेरे पास। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज? एग्जैक्टली यस, कि यही है मेरे पास इसका आंसर। की क्या होती है कोलिशन गवर्नमेंट? वो गवर्नमेंट जहां पर पावर जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर की जाती है। मूविंग ऑन, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। बेल्जियम का कंपोजिशन हमने देखा था कि बेल्जियम में जो थी वो डच स्पीकिंग थे और फ्रेंच स्पीकिंग थे।
तो डच जो थे वो कंट्री में मेजोरिटी में थे, डच जो थे वो 59% थे कंट्री में, और फ्रेंच जो थे वो 40% थे कंट्री में। पर ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स में ये एकदम उल्टा हो जा रहा था। ब्रुसेल्स में फ्रेंच जो थे वो 80% थे, और जो डच थे वो 20% थे। और इनमें कौन था, इनमें रिच एंड पावरफुल कौन थी, इनमें रिच एंड पावरफुल कम्युनिटी थी फ्रेंच। फ्रेंच जो थे वो रिच भी थे और वो पावरफुल भी थे। तो इसी वजह से जो डच कम्युनिटी थी वो इनसे टेंशन में रहती थी। डच कम्युनिटी को इतने प्रिविलेज नहीं थे जो कि उस शुरुआत में फ्रेंच कम्युनिटी के पास थे। तो वहाँ पे रिच एंड पावरफुल कम्युनिटी कौन सी थी, वहाँ पे रिच एंड पावरफुल थे डच, वहाँ पे रिच एंड पावरफुल थे फ्रेंच। और डच जो थे वो मेजोरिटी में थे कंट्री में, और कैपिटल में थे वो माइनॉरिटी में। जर्मन जो थे वो 1% थे, जर्मन जो थे वो 1% थे, बहुत ही कम पॉपुलेशन में थे। तो वहाँ पे रिच एंड पावरफुल कम्युनिटी कौन सी थी, वहाँ पे रिच एंड पावरफुल कम्युनिटी थी फ्रेंच। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास फ्रेंच। 10th है फिर, व्हाट डज दी वर्ड एथनिक सिग्निफाई। जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा था कि एथनिक पॉपुलेशन होती है हमारे पास, तो हमने वहाँ पे एथनिक का मतलब समझा था। एथनिक का मतलब क्या होता है मेरे पास, एथनिक का मतलब होता है मेरे पास जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग ऑन शेयर्ड बेसिस रहते हैं। जैसे एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, तो उनके उनके पास जो कॉमन फैक्टर है जो कि उनको यूनाइट कर रहा है, जो कि उनको ग्रुप कर रहा है, वो है लैंग्वेज। या कुछ रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, तो उन लोगों का उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो यूनाइटिंग फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, रिलीजन। तो लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर, ये मेरे पास क्या होते हैं, ये होते हैं मेरे पास यूनाइटिंग फैक्टर। और इन पॉपुलेशन को जो अलग अलग है, जो कि किसी एक शेयर्ड यूनाइटिंग फैक्टर के बेसिस पे ग्रुप हुई है या यूनाइट हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, एथनिक। एथनिक पॉपुलेशन या एथनिसिटी। तो एथनिक पॉपुलेशन, एथनिक का वर्ड हमारे पास क्या सिग्निफाई करता है, एथनिक सिग्निफाई करता है मेरे पास डिफरेंट रिलीजन, नहीं, ये इसका एक पार्ट है, ये इसका एथनिक पॉपुलेशन का एक कंपोनेंट है, बट एथनिक की सिग्निफाई नहीं करता। दूसरा, केयरफुल कैलकुलेशन बिटवीन द अपोजिट ग्रुप्स, नहीं। ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिट ग्रुप, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो एथनिक मेरे पास क्या सिग्निफाई करता है, सोशल डिवीजन और ना शेयर्ड कल्चर। कि वो लोग, एथनिक का मतलब होता है वो डिविजन जहाँ पे लोग जो हैं अपने शेयर्ड कल्चर के बेस पे यूनाइट हो रहे हैं। कोई एक उनके बीच में फैक्टर है, वो फैक्टर हो सकता है लैंग्वेज, वो फैक्टर हो सकती है रिलीजन, वो फैक्टर हो सकता है कॉमन कल्चर, ट्रेडिशन, एंसेस्टर, कुछ भी हो सकता है वो। तो उसको हम क्या कहते हैं, एथनिक, एथनिसिटी। तो मेरे पास एथनिक का मतलब क्या हुआ, सोशल डिविजन ऑन शेयर्ड कल्चर। तो 11th क्वेश्चन है मेरे पास, अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हाट पावर शेयरिंग डज नॉट इम्प्लाई। कि पावर शेयरिंग क्या इंप्लाई नहीं करता, पावर शेयरिंग का क्या मतलब नहीं है, या पावर शेयरिंग से क्या नहीं होगा। तो पहला है हमारे पास स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पावर शेयरिंग है हमारे पास तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मेरे यहाँ स्पीड अप हो जाता है। लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, सबके व्यू पॉइंट्स को जो है वो कंसिडर किया जाता है। बी, अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटीज। ये तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि डाइवर्सिटीज जो है वो अकोमोडेट होती हैं। अकोमोडेट इन द सेंस, जो कि हमने देखा था एग्जाम्पल कहाँ पे, बेल्जियम में, कि वहाँ पे जो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग थे उनका क्या हो गया, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो गई, वो लोग साथ में रहने लगे, और डाइवर्सिटीज जो है वो अकोमोडेट हो जाती हैं। कोई भी मेजोरिटी कम्युनिटी जो है अपनी विल को इम्पोज नहीं कर रही होती दूसरी कम्युनिटी के विल पर। थर्ड है हमारे पास, इंक्रीजेस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। ये पावर शेयरिंग का रिजल्ट नहीं है ना, पावर शेयरिंग का मतलब ये होता कि हम तो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि पावर शेयरिंग होगी तो मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर पावर शेयरिंग होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, या कॉन्फ्लिक्ट्स की चांस बहुत खत्म हो जाती है। तो पावर शेयरिंग होने से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहे, यहाँ पे बता रहे हैं कि पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है मेरे पास सही है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है ये पावर शेयरिंग को इम्प्लाई नहीं करता कि पावर शेयरिंग से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं। 12th है मेरे पास, मेन सिग्निफिकेंस ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग का मेजर सिग्निफिकेंस, मेन सिग्निफिकेंस क्या था हमारे यहाँ, दैट पावर शेयर्ड इन ऑल एथनिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। ये हुआ था मेरे पास कि पावर जो थी बेल्जियम मॉडल से क्या हुआ था, बेल्जियम मॉडल से हुआ था कि जितनी भी कम्युनिटीज थी मेरे पास उन सब में पावर जो है वो शेयर हो गई थी इक्वली, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था, सबके को एकोमोडेट कर दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, बाकी कंट्री में जो गवर्नमेंट थी उसमें मिनिस्टर्स के नंबर जो थे वो इक्वल थे। तो क्या हुआ था बेल्जियम मॉडल से मेरे पास, क्या हुआ बेल्जियम मॉडल से हुआ मेरे पास कि पावर इज शेयर्ड अमंग ऑल एथनिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से पावर को शेयर कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि एक कम्युनिटी है सिर्फ वही राज करेगी और दूसरी कम्युनिटी जो है वो सप्रेस होगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 13 है हमारे पास, 59% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक डच लिव्स इन। हमने देखा था कि डच जो है वो ऑल ओवर द कंट्री जो थे वो मेजोरिटी में थे, डच जो थे वो मेजोरिटी में थे कंट्री में, मेजोरिटी थे कंट्री में,
और फ्रेंच होती है वो मेजॉरिटी थी कैपिटल में, ब्रुसेल्स में। तो 59% जो मेरे पास डच थे वो रहते थे कहाँ, फ्लेमिश रीजन में। और पर जो हमारे पास फ्रेंच थे, फ्रेंच तो मेरे पास 40% थे ना, तो फ्रेंच जो थे वो रहते थे मेरे यहाँ वेलोनिया रीजन में। और 1% हमारे पास क्या थे, वो जर्मन थे। तो फ्लेमिश रीजन में रहते थे हमारे यहाँ डच 59% और फ्रेंच रहते थे 40% जो वेलोनिया रीजन में। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि 59% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक डच लिव्स इन। तो 59% ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन जो कि डच बोलते थे वो लोग कहाँ रहते थे। तो करेक्ट आंसर हमें पता है क्या है हमारे पास, करेक्ट आंसर हमारे पास सी, फ्लेमिश रीजन में। 14th है हमारे पास, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। हमने जब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था हमारे पास हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है, हमारे पास वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है। जिसमें हमने देखा था ये हॉरिजॉन्टल पावर वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमने कैसे, जो कि हमने आगे फिर पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ा है क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। और हमने हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या देखा था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं हमारे पास लेजिस्लेचर है, लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव है, लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी, और जुडिशरी है, लॉ को इंटरप्रेट करेगी। तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में अगर पावर शेयरिंग होती है तो उसको मैं कहता हूँ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होना। तो मेरे पास जो है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। तो हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर क्या है मेरे पास, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में मेरे पास वर्टिकल था। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यस, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर हो रही है तो वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है मेरे पास। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं, और पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास क्या हो गया, बी, कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है जब पावर जो है वो शेयर की जाए गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में। लास्ट हमारे पास, व्हाई डिड द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल। श्रीलंका के तमिल्स जो थे, श्रीलंकन में जो तमिल्स थे वहाँ पे उन्होंने पार्टीज स्ट्रगल क्यों लॉन्च किए, इसका रीज़न हम सबको पता है कि वहाँ पे जो सिनालीज थे उन्होंने अपनी विल को इम्पोज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सिनाला लैंग्वेज जो थी उसको ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था बाय एन एक्ट ऑफ 1956। और भी ऐसे मेजर्स थे जहाँ पे सिनालीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में फेवर किए जाने लगे और तमिल्स को जो है वो डिस्कार्ड होना शुरू कर दिया। तमिल्स को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, तमिल्स की विशेज़ को, तमिल्स के नीड्स को उन्होंने कोई हीड पे नहीं किया। तो तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि उनकी जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाए, उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, उनके लिए भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ वो उसी तरीके से खुल जाएं जिस तरीके से सिनालीज के लिए खुली हुई हैं। तो यही उनका मेन मूवमेंट था, वो चाहते थे कि उनका जो रिकॉग्निशन है वो सिनालीज के मुकाबले में इक्वल हो जाए। तो क्या चाहते थे श्रीलंकन तमिल्स, टू अडॉप्ट मेजोरिटेरियनिज्म, नहीं, ये नहीं चाहते थे वो, क्योंकि मेजोरिटेरियनिज्म तो वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है सिनालीज का, उससे उन्होंने देखा था नुकसान क्या है। टू रिकॉग्नाइज सिनालीज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिनालीज को तो ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर लिया था गवर्नमेंट ने बाय एन एक्ट ऑफ 1956। तो सिनालीज तो ऑलरेडी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हुई थी। टू डोमिनेट अदर लैंग्वेज, नहीं, वो ऐसा भी नहीं चाहते थे कि बाकी लैंग्वेज को डोमिनेट कर लिया जाए। टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो ये चाहते थे कि जो तमिल जो है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, जिससे कि वो एलिनेट फील ना करें, वो खुद को सेपरेट फील ना करें, उनको भी लगे कि वो इस कंट्री का पार्ट है और उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही खुली हैं जैसे सिनालीज पीपल के लिए खुली हुई हैं। और सिनाला जो लोग थे, सिनालीज बोलने वाले जो लोग थे, वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे, वो फॉलो करते थे बुद्धिज्म को। तो ये थे हमारे पास MCQ, इसका आंसर हमारे पास करेक्ट डी है। 15 क्वेश्चन हमने देखे, बाकी आपको पता है कि 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे आपके, लेकिन जितनी थॉरो स्टडी करेंगे, जितना चैप्टर का अच्छे से पता होगा, उतनी ही एप्लीकेशन जो है वो MCQs में आप अच्छे से लगा पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ही आए हर बार, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एकदम जैसे सीधा सीधा पूछ लेंगे वेलोनियन रीजन में कितने लोग रहते थे, फ्लेमिश में कौन सी पॉपुलेशन रहती थी, क्या ये चाहते थे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं जिसके लिए मुझे फैक्ट्स का पता होना ज़रूरी है। और बाकी मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जिससे कि मेरे पास चैप्टर की थोड़ा स्टडी होना ज़रूरी है। तो बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन होता है MCQs हमारे पास। हम चैप्टर को पढ़ें, अगर अच्छे से हम चैप्टर को पढ़ें तो हम MCQs बहुत आराम से कर लेंगे। ऐसा कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस चैप्टर मुझे अच्छे से पता होने चाहिए, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही था एमसीक्यू क्वेश्चंस में। पावर शेयरिंग के एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। अब हम आगे पढ़ लेंगे फेडरलिज्म के एमसीक्यूज। तो जब तक आपको कोई क्वेश्चन वोश्चन हो तो कमेंट में लिख के बताएं, और जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें लिखें, अपने चैप्टर्स को याद करते रहें। एंड विल मीट सून। थैंक यू।